नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब भी हमारा चैनल कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और इन वीडियोज़ को शेयर भी करते रहिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, तभी शेयर करें जब आपको अच्छे लगे। आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्पेशल का, हमारा वीडियो चल रहा है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें जाकर बिहार स्पेशल क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में। तो बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में बात करने से पहले हम झील के बारे में जान लेते हैं कि झील क्या होती है। झील जो होती है लगभग चारों तरफ से स्थल होता है और बीच में जो पानी होता है वो झील कहलाती है। ये स्थल भाग हो गया और ये जो जल हो जाता है ये क्या कहलाती है? झील कहलाती है। लगभग चारों तरफ से स्थल भाग, लगभग इसलिए बोला क्योंकि लैगून में एक तरफ से थोड़ा बहुत सागर से भी मिला रहता है, इसलिए मैं लगभग बोल रही हूँ। तो झील क्या होती है? लगभग चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ वो भाग जिसमें पानी होता है, स्थिर जल होता है, झील कहलाता है। झील के ये प्रकार हैं: विवर्तनिक झील, लैगून झील, हिमानी निर्मित झील, वायु निर्मित झील, डेल्टाई झील और क्रेटर झील। विवर्तनिक झील का मतलब होता है कि जो पृथ्वी का कोई हिस्सा नीचे धंस गया हो या अगल बगल का हिस्सा ऊपर उठ गया हो और बीच में जो गहराई हो जाती है उसमें पानी भरने से जो झील बनती है वो विवर्तनिक झील कहलाती है। कौन सी झील विवर्तनिक कहलाएगी? भूमि में या तो धंसाव हो गया हो या भूमि का क्षेत्र उठ गया हो और वहां पे आसपास का क्षेत्र उठने से बीच में गड्ढा बन गया हो, तो वो कौन सी झील कहलाती है? विवर्तनिक झील कहलाती है। लैगून झील कौन सी कहलाती है? लैगून झील वो कहलाती है जो सागर का कोई भी हिस्सा जो किसी कारण से जैसे कोई स्थलखंड किसी कारण से टूट गया और सागर का पानी उसमें प्रवेश कर गया और वो लगभग चारों तरफ से बंद है, उसका माइन्यूट सा एक भाग सागर से मिला हुआ है, वो झील लैगून झील कहलाती है। जैसे चिल्का झील है भारत में, तो ऐसे है, ऐसे बस यहाँ से ये पानी यहाँ प्रवेश कर गया, यहाँ पानी है, इसीलिए ये झील खारे पानी की झील रहती है। लैगून अधिकतर खारे पानी की झील होती है। तो ये लैगून झील हो गई। हिमानी निर्मित झील कौन सी होगी? जो हिमानी के अपरदन से बनती है वो हिमानी झील कहलाती है। इसी तरह जो वायु निर्मित झील है वो वायु के अपरदन से बनती है, वो वायु निर्मित झील होती है। और डेल्टाई झील वो होती है जहाँ नदी अपने कई भागों में ऐसे बढ़ जाती है, डेल्टा बनाती है सागर में गिरने से पहले, तो जो यहाँ पे जो झील निर्मित हो जाती है, पानी भर जाता है, वो डेल्टाई झील कहलाती है। आखिरी है क्रेटर झील। क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील उसको कहते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ये जो ज्वालामुखी बनता है ये बाद में जब ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है और यहाँ ये गड्ढा नुमा आकृति होती है, जब यहाँ पानी बारिश से पानी भर जाता है तो ये जो बनता है ये कौन सी बनती है? क्रेटर झील बनती है। झील कौन सी होती है? लगभग चारों तरफ से स्थल के बीच में एक गहरा स्थान जहाँ पर स्थिर जल रहता है वो झील कहलाती है। झील कई प्रकार की होती है, जैसे विवर्तनिक झील, लैगून झील, हिमानी झील, वायु निर्मित झील, डेल्टाई झील और क्रेटर झील। विवर्तनिक झील कौन सी होती है? जब कोई हिस्सा जमीन के अंदर धंस जाता है और उसमें पानी भर जाता है तो वो विवर्तनिक झील बनती है। लैगून जैसे वुलर झील है कश्मीर की, वो विवर्तनिक झील है। जैसे लैगून झील कौन सी होती है कि स्थलखंड के टूटने से सागर का पानी जो अंदर भर जाता है वो एक माइन्यूट सी कड़ी के रूप में सागर से जुड़ा रहता है, तीन तरफ से स्थल से घिरा होता है और एक तरफ से सागर से, वो लैगून झील कहलाती है। जैसे चिल्का झील, कुलकर झील भारत की। हिमानी निर्मित झील वो होती है जो जिनका निर्माण हिमानियों के अपरदन से होता है। वायु निर्मित झील वो होती है जिनका निर्माण वायु के अपरदन से होता है, इन्हें पिलाया झील भी कहते हैं। डेल्टाई झील वो होती है जो डेल्टा नदियां जब समुद्र में गिरने से पहले जब डेल्टा का निर्माण करती हैं तो उस डेल्टा में कुछ गड्ढे बन जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, तो उन झीलों को डेल्टाई झील कहते हैं। और क्रेटर झील उस ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो जो ज्वालामुखी का मुंह होता है उसे क्रेटर कहा जाता है।
और क्रेटर में जब पानी, जब ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है तो क्रेटर में जब पानी भर जाता है बारिश का, तो उससे जो झील का निर्माण होता है वो क्रेटर झील कहलाती है। बिहार की झीलों के बारे में एक और झील होती है जो नदियों से निर्मित होती है, वायु निर्मित, हिमानी निर्मित लिखा, नदी से निर्मित, नदी निर्मित, इन्हें गोखुर झील भी कहते हैं। गोखुर झील, गोखुर झील कैसे बनती है? गोखुर झील जैसे ये नदी आ रही है, जब नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है, जैसे ऐसे नदी बह रही है और नदी अचानक अपना मार्ग, अचानक या काफी दिन बाद जब अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, जैसे नदी ऐसे बहने लगती है, तो ये जो हिस्सा छूट जाता है और इसमें पानी रह जाता है, तो ये झील जो बनती है ये गोखुर झील कहलाती है। और इस गोखुर इसलिए कि इसका जो आकार होता है वो गाय के पैर की तरह होता है, इसीलिए इसे गोखुर झील या ऑक्सबो झील भी, ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। इन्हीं झीलों को बिहार में ताल या चौर या मन कहा जाता है। बिहार में इनका नाम स्थानीय भाषा में इन्हें ताल, कहीं पे चौर और कहीं पर मन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं बिहार में कौन कौन सी झीलें हैं और इनके क्या क्या नाम है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये आपका बेगूसराय है, ये क्या है, ये बेगूसराय है। और बेगूसराय में कौन सी झील है? कांवर झील। कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में। बेगूसराय में कौन सी झील है? कांवर झील। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में। बेगूसराय के मझौल गांव में, बेगूसराय के मझौल गांव में कौन सी झील है? कांवर झील। कांवर झील की विशेषता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर झील हमने अभी आपको बताया, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। और ये किससे बनी? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से। विसर्पण किसे कहते हैं? आपको लग रहा होगा विसर्पण शब्द आ गया, तो विसर्पण कहलाता है यही जो नदी ऐसे 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 सर्प के आकार में बहती है और जब ये हिस्सा ऐसे टूट जाता है और ये नदी ये झील बन जाती है, तो ये जो इस तरह नदी बहती है इसी को विसर्पण कहते हैं। सर्पण के आकार की होती है और ये टूट जाता है, ये विसर्पण कहलाता है। तो ये किसके विसर्पण से बनी है कांवर झील? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से। कांवर झील किसके विसर्पण से बनी है? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से। अभी हम आपको, जैसे अभी तो सिर्फ बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इसी तरह मैप में हम आपको इंडिया भी पढ़ाएंगे और मैप में हम आपको वर्ल्ड भी पढ़ाएंगे, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, सभी अलग अलग भी पढ़ाएंगे। और बिहार के जिलों को भी बताएंगे, उनके जिलों की जो जो विशेषताएं होंगी वो बिहार के जिलों को भी हम मैप में दर्शाते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं आपको मैप पर आगे के वीडियो में बताऊंगी। अभी आप झील पर देखें, बेगूसराय में के मझौल गांव में कौन सी झील है? कांवर झील। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से ये बनती है। कौन सी नदी से बनती है? बूढ़ी गंडक से। साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, साइबेरियाई जो प्रवासी पक्षी हैं वो इस झील में आते हैं, कांवर झील में। अगला है कुशेश्वर स्थान झील। ये कहाँ पे है? ये आपके दरभंगा जिले में है। दरभंगा जिले में कौन सी झील है? कुशेश्वर स्थान झील। दरभंगा जिले में कौन सी झील है? कुशेश्वर स्थान झील। ये जैव विविधता का दुर्लभतम उदाहरण है बिहार में। जैव विविधता बहुत अधिक है यहाँ पे और ये धार्मिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। कौन सी झील है? कुशेश्वर स्थान झील। कहाँ पर है? दरभंगा में। क्या विशेषता है? जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। हमने दो झील देखी। कांवर झील कहाँ पर है? मझौल गांव, बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पर है? मझौल गांव, बेगूसराय में। क्या विशेषता है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कौन सी नदी के विसर्पण से बनती है? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से बनती है और साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। दूसरी झील हमने देखी कुशेश्वर स्थान झील, जो कहाँ पर है? दरभंगा में है। इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और ये एक धार्मिक स्थल भी है। इसके बाद सहरसा। सहरसा में आपकी कौन सी झील है? सिमरी बख्तियारपुर झील। सहरसा में कौन सी झील है? सिमरी बख्तियारपुर झील। इसकी क्या विशेषता है? ये 3-4 झीलों के निर्माण मिलके बनी है,
सरदिया, जमुनिया, कुमीबी, गोबरा के सामूहिक मिलने से सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण हुआ है। नाम याद रह जाते हैं तो ठीक है, वरना सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? ये सहरसा में है। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है। इसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है। कैसी होती है घोड़े की नाल? ऐसे ऐसे कुछ कुछ रहती है। तो इसकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल जैसी। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है? सहरसा में है। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी आकृति जो है वो घोड़े की नाल जैसी है। 3 झील हो गई। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में, इसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, इसकी विशेषता है कि इसमें जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। कांवर झील मझौल गांव बेगूसराय में, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्मित है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं। अगली झील है भागलपुर में जगतपुर झील। भागलपुर में जगतपुर झील है, ये प्राकृतिक झील है और इसको पर्यटन के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। कौन सी झील? जगतपुर झील। कहाँ पर है? भागलपुर में। एक और झील कटिहार में है, गोगाबील झील। ये कटिहार के मनिहारी में स्थित है और इसमें 2 तरह से पानी आता है। तो महानंदा के जलप्रपात से महानंदा से जल प्राप्त करती है ये, दूसरा मानसूनी बरसात से। कटिहार में कौन सी झील है? गोगाबील झील है। इसे घोगा चाप या घोगा झील भी कहते हैं। घोगा चाप या घोगा झील भी कहते हैं किसे? गोगाबील झील को। और ये मनिहारी में है, कटिहार में। कटिहार के मनिहारी में स्थित है गोगाबील झील। इसे घोगा चाप या घोगा झील भी कहते हैं। ये महानंदा से या मानसूनी वर्षा से अपना जल प्राप्त करती है। यहाँ से फिर पढ़ते हैं। गोगाबील झील कटिहार में, जगतपुर झील भागलपुर में, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में, कुशेश्वरनाथ झील दरभंगा में और कांवर झील मझौल गांव बेगूसराय में। ये थी बिहार की इम्पोर्टेंट झील है। अब कुछ नदी जोड़ो परियोजना भी है, वो भी हम आपको यहीं लिख देते हैं और आप उन्हें देख लीजिएगा। इसे मिटा के हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। नदी जोड़ो परियोजना हम यहाँ पे लिख देते हैं। नदी जोड़ो परियोजना, इनका विचार कब आया? कौन कौन सी परियोजना बिहार में है ये और थोड़ा सा जान लेते हैं। 1848 में, स्वतंत्रता से पूर्व 1848 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक मुख्य अभियंता थे, इंजीनियर थे, सर आर्थर कॉटन। इन्होंने सर्वप्रथम विचार दिया था नदियों को आपस में जोड़ने का। नदी को आपस में जोड़ने से लाभ क्या होगा कि किसी नदी में ज्यादा पानी है, किसी में कम है, जोड़ के जो ज्यादा पानी वाली है बाढ़ लाती है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। सूखे की समस्या से राहत पा सकते हैं। सिंचाई के वो क्षेत्र जहाँ पर नदी या पानी की व्यवस्था कम है वहां भी पानी पहुंच सकता है। इस तरह के लाभ के लिए ये विचार दिया था मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन ने। किसने दिया था? सर आर्थर कॉटन ने। कब दिया था? 1848 में। मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख अभियंता सर आर्थर कॉटन ने नदी जोड़ो परियोजना लाने का विचार 1848 में सर्वप्रथम दिया था। उसकी स्वतंत्रता के बाद 1960 में ऊर्जा मंत्री थे के.एल. राव। इन्होंने सर्वप्रथम ये स्वतंत्रता के बाद इस विचार को, इस प्रस्ताव को रखा कि गंगा को कावेरी में जोड़ा जाए और तब से ये प्रश्न बहुत ज्वलंत हो गया नदी जोड़ो परियोजना को। और सबसे पहले इसे जोड़ने का प्रयास किया गया केन और बेतवा को। बिहार में कौन कौन सी नदी जोड़ो परियोजना है? कोसी का पानी महानंदा में डालने का प्रयास कोसी मेची लिंक नहर योजना के तहत। कोसी मेची लिंक नहर योजना के तहत कोसी का पानी महानंदा में डाला जाएगा और इससे लाभान्वित जो जिले होंगे वो अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया, ये वाला भाग बिहार का। अगर इसे बिहार ऐसे मान लें तो ये वाला भाग जो उत्तर पूर्वी भाग है। कोसी महानंदा नदी जोड़ो परियोजना में कोसी मेची लिंक नहर योजना नाम है इसका। इसमें अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया को लाभ मिलेगा।
दूसरा है सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ा जाएगा, सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ा जाएगा। इस योजना का नाम है बक्सौती बैराज नहर योजना, बक्सौती बैराज नहर योजना। सकरी नदी, नाटा नदी, बक्सौती बैराज नहर योजना। कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे? नवादा जिला, नालंदा जिला और शेखपुरा जिला। नवादा जिला, नालंदा जिला और शेखपुरा जिला। एक और परियोजना जो प्रस्तावित है, बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक योजना, बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक योजना, ये प्रस्तावित है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले होंगे बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर। 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कोसी महानंदा, कोसी मेची लिंक नहर योजना। इससे प्रभावित होने वाले जिले अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया। सकरी नदी और नाटा नदी को जोड़ा गया जिसमें बक्सौती बैराज नहर योजना है। नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिले प्रभावित होंगे, मतलब लाभान्वित होंगे। बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक योजना ये प्रस्तावित है। इसके बनने से लाभ मिलेगा बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर को। ये थी आपकी गंगा लिंक नदी जोड़ो परियोजनाएं। भारत की नदी जोड़ो परियोजना हम इंडिया पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी आप केवल बिहार की जान लीजिए। और ये जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इनके बारे में हमने बात की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।